बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 6। अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मुसलमान हुक्मरानों में सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत बन चुका था। सलाजिका रोम की ताकत ख़त्म हो चुकी थी और बगदादी खलीफा की अमलदारी बगदाद तक महदूद होकर रह गई थी। खिलाफत का रोबो दाब बराए नाम बाकी था। ये ज़रूर था कि एशिया और यूरोप का हर ताकतवर बादशाह अब भी अपनी बादशाहत की सनद बगदाद के खलीफा से ही हासिल करता था। अफ्रीका के मुल्क मिस्र में अब्बासी खलीफा के मुतवाज़ी फातमी खलीफा काहिरा के तख्त पर बैठता था। खलीफा ख्वाह बगदाद का हो या मिस्र का, दोनों ही अपनी अजमत रफ्ता का मातम किया करते थे। बगदाद के सुन्नी खलीफा का काम महज बादशाहत की सनदें बांटना था, तो काहिरा के शिया फातमी खलीफा ने कारोबार सल्तनत अपने वजीरों के हवाले कर दिया था और ख़ुद शाही महल में मसनद खिलाफत पर बैठकर गुलामों और बेगमात के झगड़े निपटाया करता था। नूरुद्दीन जंगी की अकीदत सुन्नी होने की वजह से बगदाद के अब्बासी खलीफा के साथ थी। नूरुद्दीन जंगी के वालिद अमीर इमादुद्दीन जंगी ने खलीफा बगदाद से अपनी इमारत की सनद हासिल की थी। इमादुद्दीन के दौरे हुकूमत में कोनिया में सल्जूकी सुल्तानों की हुकूमत किसी न किसी तौर कायम थी, इसलिए इमादुद्दीन ने आखिरी वक्त तक सुल्तान होने का दावा नहीं किया और हमेशा ही अपने आप को अमीर ही कहता और कहलवाता रहा। उसके कत्ल के बाद उसके दोनों बेटों सैफुद्दीन गाजी और नूरुद्दीन जंगी ने बाप की जाननशीनी का दावा किया। सैफुद्दीन गाजी और नूरुद्दीन जंगी दोनों अक्लमंद थे और जानते थे कि खाना जंगी से मुसलमानों की ताकत ज़ाया होगी और शाम की ईसाई हुकूमतें आंखें दिखाने लगेंगी। इसलिए सैफुद्दीन गाजी ने हल्ब में नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत को तस्लीम कर लिया, हालांकि उसने उसका मुंह से इजहार नहीं किया। इसी तरह नूरुद्दीन जंगी ने बड़े भाई का मोसल पर इक़्तिदार तस्लीम करके उसे मुबारकबाद भी भेज दी। इस तरह दोनों शहजादों और उलमा और उमरा की कोशिशों से जाननशीनी का झगड़ा बड़ी खामोशी से तय हो गया और खलीफा बगदाद ने भी सैफुद्दीन गाजी को मोसल और नूरुद्दीन जंगी को हल्ब की बादशाहत और सुल्तानी की सनद एक साथ ही जारी कर दी। मरहूम अमीर इमादुद्दीन जंगी शीरको और नजमुद्दीन दोनों का मुरब्बी था। उसके बाद नूरुद्दीन जंगी का दौर आया तो भी ये दोनों भाई उसके दरबार से वाबस्ता हुए। इमादुद्दीन के इंतकाल पर जब दमिश्क के वजीर आजम मोइनुद्दीन ने बालबक पर हमला किया, उस वक्त बालबक का किलेदार नजमुद्दीन अय्यूब था। उसने मसलहत वक्त इसी में देखी कि बालबक बगैर जंग के मोइनुद्दीन अंज के हवाले कर दे, मगर मोइनुद्दीन अंज और नजमुद्दीन अय्यूब की वफादारी ज्यादा दिन कायम नहीं रही और मोइनुद्दीन के मरने के बाद जब नूरुद्दीन जंगी ने दमिश्क का रुख किया तो नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने भाई के मशवरे से दमिश्क की चाबियां नूरुद्दीन जंगी के सपुर्द कर दी। इस तरह नजमुद्दीन कुछ अरसा मोइनुद्दीन का वफादार रहने के बाद फिर जंगी सुल्तान के हल्का असर में आ गया था। मगर शाहों की तलव्वुन मिजाजी और शुबह को क्या कहा जाए, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरबार में नजमुद्दीन अय्यूब और शीरको से ज्यादा कोई दूसरा अमीर साहिब सरवत और काबिल एतमाद ना था। नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शीरको में सगे भाई का रिश्ता था। फिर नजमुद्दीन अय्यूब किला दमिश्क का गवर्नर था और असदुद्दीन शीरको इलाका दमिश्क का सूबेदार था। उस ताल्लुक से भी दोनों भाइयों का बहुत करीबी ताल्लुक था, लेकिन इसके बावजूद शीरको को इजाज़त ना थी कि वो नजमुद्दीन के पास बगैर सुल्तान से इजाज़त हासिल किए चला जाए, जबकि दोनों का कयाम दमिश्क में था और दरबार शाही में दोनों का आमना सामना और सलाम दुआ तकरीबन रोज होती थी। दोनों भाइयों को एक दूसरे के महल पर गए हुए 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका था, इसलिए शीरको ने सुल्तान से भाई के महल जाने की इजाजत मांगी, जो बगैर किसी तकल्लुफ के अता कर दी गई। दमिश्क के गवर्नर के महल पर असदुद्दीन शीरको का इस तरह इस्तकबाल किया जैसे किसी दूसरे मुल्क का वाली आया हो। नजमुद्दीन ने अपने प्यारे भाई के इस्तकबाल के लिए खूबसूरत मेहराबें और इस्तकबाली दरवाजे लगवाए थे। गवर्नर के महल को अच्छी तरह सजाया गया था। नजमुद्दीन अय्यूब चूंकि शहर दमिश्क का गवर्नर था, इसलिए उसका रिहायशी महल शहर के वस्त में था। असदुद्दीन शीरको दमिश्क और अतराफ के सूबे का सूबेदार था, इसलिए उसका कयाम किले के बाहर एक पुरफिजा मकाम पर था। फिर भी दोनों महलों का दरमियानी फासला कुछ ज्यादा ना था। आदमी एक महल से दूसरे महल जाना चाहे तो बातें करता हुआ जा सकता था। असदुद्दीन शीरको को जिस तरह मरहूम अमीर इमादुद्दीन जंगी के मिजाज में दखल हासिल था, इसी तरह वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की भी नाक का बाल बना हुआ था।
इमादुद्दीन जंगी को अपने सल्जोकी मुसलमानों का इस कदर लिहाज था कि वो मरते मर गया, लेकिन उसने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहलवाया। लेकिन नूरुद्दीन जंगी का मिजाज कुछ और तरह का था। उसने पहला जुर्रतमंदाना ये कदम उठाया था कि बड़े भाई सैफुद्दीन गाजी के मुकाबले में हल्ब में अपनी बादशाहत का ऐलान किया। फिर जब उसने देखा कि उसकी बादशाहत को किसी तरफ से चैलेंज नहीं किया गया तो उसने अमीर के बजाय सुल्तान हल्ब का लक़ब इख्तियार कर लिया। फिर जब उसकी सल्तनत की सरहदें अतराफ में बढ़ी, ईसाई बादशाह जोसेलिन का जोर बिल्कुल टूट गया और दमिश्क पर भी नूरुद्दीन जंगी का परचम लहराने लगा, तो उसके सुल्तान होने का किसे शुबा रह गया। अब वो सुल्तान दमिश्क के नाम से चारों तरफ मशहूर था और अंताकिया, तराबलस और यरूशलेम की ईसाई सल्तनतें उसके रौब और दबदबे से कांपने लगी थी। नजमुद्दीन अय्यूब ने अमायदीन सल्तनत और मोअज़्ज़ज़ीन शहर के साथ अपने महल से कुछ दूर आगे जाके छोटे भाई का इस्तकबाल किया। गवर्नर के महल से इस्तकबाल की जगह तक कालीनों का फर्श बिछाया गया था। असदुद्दीन शीरको के साथ भी बहुत से अमीर थे। उसका मुख्तसर सा जुलूस जब नजमुद्दीन अय्यूब के सामने पहुंचा तो शीरको बड़े भाई के एहतराम में घोड़े से उतर पड़ा। इधर नजमुद्दीन अय्यूब भी फौरन घोड़े से उतर गया, क्योंकि उनका मेहमान अगरचे उसका छोटा भाई था, लेकिन खुदा ने उसे नजमुद्दीन से ज्यादा मर्तबा दिया था। नजमुद्दीन सिर्फ शहर दमिश्क का गवर्नर था, जबकि असदुद्दीन शीरको पूरे सूबा दमिश्क का सूबेदार था। दोनों भाई आगे बढ़कर एक दूसरे से बगलगीर हुए। ये अमीर एक दूसरे के शनासा ही नहीं बल्कि आपस में रिश्तेदार भी थे, लेकिन शाही कवायद के तहत उस वक्त एक दूसरे से इस तरह बगलगीर हो रहे थे जैसे कहीं दूर से आए हों और एक दूसरे के लिए अजनबी हों। मुसाफा और मुआनका के बाद नजमुद्दीन अय्यूब सबको लेकर मेहमान खाने में आया। शीरको के शयान शान एक ऊंची जगह पर मसनद लगाई गई थी। नजमुद्दीन ने हाथ पकड़कर शीरको को मसनद पर बैठा दिया और खुद फिदवी की तरह दूसरे उमरा के साथ नीची जगह बैठ गया। अताबकान मोसल, जो अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुके थे, एक सल्तनत हल्ब यानी दमिश्क और दूसरी सल्तनत मोसल जिसका सुल्तान सैफुद्दीन गाजी था। इन दोनों सल्तनतों में मरहूम अमीर इमादुद्दीन जंगी के वज़ा करदा दरबारी असूल राइज थे। अगर अमीर इमादुद्दीन किसी जगह ना जाता बल्कि अपना नुमाइंदा भेजता तो उस नुमाइंदे को अमीर वक्त समझा जाता और मेज़बान उसकी इस तरह इज्जत करता जैसे अमीर इमादुद्दीन जंगी की करना चाहिए थी। इस मुलाकात में भी यही असूल बरता गया। असदुद्दीन शीरको अगरचे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नुमाइंदा ना था, लेकिन उसका मर्तबा नजमुद्दीन अय्यूब से बुलंद था, इसलिए नजमुद्दीन अय्यूब उसकी खातिर मुदारात में इस तरह लगा हुआ था जैसे उसका छोटा भाई नहीं बल्कि उसका सुल्तान खुद उसके महल में मेहमान हुआ है। नो उमर और सब्ज़ाए आगाज सलाहुद्दीन मेहमानों की खातिर मुदारात में बाप के साथ लगा लगा घूम फिर रहा था। नजमुद्दीन जिस तरफ जाता सलाहुद्दीन उसे मौजूद मिलता। पहले तो नजमुद्दीन को यह नागवार गुजरा कि सलाहुद्दीन उसके रास्ते में आ जाता है, लेकिन जब उसने देखा कि सलाहुद्दीन उसके काम में खारिज होने के बजाय उसका हाथ बटा रहा है तो उसके चेहरे से नाखुशगवार असर जाहिल हो गया। फिर नजमुद्दीन को यूं महसूस हुआ जैसे शीरको और उसके साथ आए तमाम सरदारों और अमीरों की नजरें सलाहुद्दीन का ताक़ुब कर रही हैं। तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक सलाहुद्दीन के चेहरे में कोई ऐसी जाज़बियत ना थी जो दमिश्क के आली दिमाग अमीरों और सरदारों को सलाहुद्दीन की तरफ मुखातिब कर सके। उनमें से हर एक सरदार अपने आप को बड़ा समझता और अपने से कमतर से गुफ्तगू करना भी तौहीन समझता था। सबकी नजरें सलाहुद्दीन की तरफ उठते देखकर नजमुद्दीन अय्यूब को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी सुबकी हो रही है और उसकी जात को नजरअंदाज किया जा रहा है। असदुद्दीन शीरको तो सलाहुद्दीन को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे आंखों में बिठा लेगा। पता नहीं उसने सलाहुद्दीन को पहचाना था कि नहीं, क्योंकि शीरको और नजमुद्दीन अय्यूब भाई होने के बावजूद ना तो आज़ादी से एक दूसरे से मिल सकते थे और ना उनके घरों में आना जाना था। महीनों बल्कि बरसों गुजर जाते और वो महज रस्मी गुफ्तगू के ज़ाती गुफ्तगू ना कर सकते थे। ऐसी सूरत में सलाहुद्दीन का नक्शा शीरको के जहन से उतर जाना कोई ताज्जुब की बात ना थी। आज पूरे 2 साल बाद वो सलाहुद्दीन को देख रहा था और 2 साल पहले और आज के सलाहुद्दीन के चेहरे मोहरे में वाकई बहुत फर्क आ गया था। सुनो साहबजादे, असदुद्दीन शीरको से ना रहा गया और उसकी जुबान खुल गई। करीब से गुजरते हुए सलाहुद्दीन के कानों में शीरको की आवाज पड़ी तो वो जहां था वहीं रुक गया। फरमाइए चचा जान, आपने मुझे कोई हुक्म दिया? सलाहुद्दीन की आवाज में बड़ी मतानत थी। हाँ, इधर आओ बेटे मेरे पास। और शीरको ने हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर बिठा लिया।
अब तो तमाम नजरें सलाहुद्दीन पर मरकूज हो गईं। नजमुद्दीन अय्यूब भी करीब ही था। वो शिरको की आवाज सुन के वापिस आ गया। सब हाजरीन की तवज्जो चचा भतीजे की गुफ्तगू की तरफ लग गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? असदुद्दीन शिरको ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन ने कनखियों से बाप को देखा। ठीक है, तुम सलाहुद्दीन ही हो सकते हो। असदुद्दीन शिरको ने कुछ इस अंदाज से कहा कि नजमुद्दीन और सलाहुद्दीन दोनों के मुंह हैरत से खुल गए। तलवार पकड़ना जानते हो? जी हां, तलवार चलाना भी जानता हूं, सलाहुद्दीन ने बड़े फख्र से जवाब दिया। अभी तक तो तलवार चलाई नहीं, वरना मेरे कानों तक जरूर खबर पहुंचती। क्यों, ठीक है ना? सलाहुद्दीन को बड़ा नागवार मालूम हुआ। उसके दोस्तों और जवानों में उसकी शमशीर जनी की धूम मची हुई थी और चचा है कि तारीफ करने के बजाय फरमाते हैं कि अब तक तलवार चलाई ही नहीं। सलाहुद्दीन उस उधेड़बन में था कि उसके बाप ने उसकी तरफ से जवाब दिया। असदुद्दीन शिरको का अंदाजा दुरुस्त है। सलाहुद्दीन और ज्यादा ताव खा गया। उसका बाप भी अपने भाई की हां में हां मिला रहा था। शिरको ने नजमुद्दीन के जवाब पर शायद तवज्जो नहीं दी। बोला, तीरंदाजी और शाहसवारी का क्या हाल है? सलाहुद्दीन की बजाय उस सवाल का जवाब भी उसके बाप ने दिया। शाहसवारी की तरबियत मुकम्मल है, लेकिन तीरंदाजी खाम है। नजम भाई, फिर आपने इस बच्चे को महल में क्यों कैद कर रखा है? असदुद्दीन शिरको ने बड़े भाई का अदब मलहूज रखते हुए जरा तलखी से कहा। अमीरजादे तमाम उम्र सरफो नहव की गुत्थियां सुलझाने में नहीं बसर करते, उन्हें मैदान और सहरा की भी हवा खाना चाहिए। नजमुद्दीन ने तलखी का जवाब भी नरमी से दिया। शिरको, तुम्हारे भतीजे को सैरो तफरी का शौक है, मगर महज शिकार की हद तक। शिरको बड़ा गरांडियल भी और लहीमो शहीम इंसान था। उसने सलाहुद्दीन का हाथ पकड़ के उसे अपने सामने यूं खड़ा कर लिया जैसे वो एक छोटा सा बच्चा हो। सलाहुद्दीन, क्या भाईजान ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तरकश से निकला हुआ तीर जब तक इंसानी हड्डी में पैवस्त ना हो उस वक्त तक तीर अंदाज को तीर सीधा करना नहीं आता? इस तरह बहादुरों की तलवार उस वक्त तक जंग आलूद रहती है जब तक उसे इंसानी खून से धोया ना जाए। शिरको की बात सुन के सलाहुद्दीन की आंखों में एक खास किस्म की चमक आ गई और उसकी तेवरियों पर बल पड़ गए। चचा जान, मुझे अब तक मौका नहीं मिला, वरना आज आपको बताता कि तीर किस तरह सीधा किया जाता है और शमशीर आबदार पर इंसानी खून की सैकल कैसे होती है। शाबाश सलाहुद्दीन, शाबाश। शिरको उठ के खड़ा हो गया। मैं तेरी आंखों में यही चमक देखना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर तूने मैदान जंग की शक्ल अब तक नहीं देखी। फिर उसने नजमुद्दीन अय्यूब की तरफ देखा। भाईजान, सलाहुद्दीन की आंखों की चमक गवाही दे रही है कि इसके अंदर एक निहायत निडर और शुजा जवान छुपा हुआ है। इसे कैद से आजाद कर दीजिए। शिरको, अगर मैंने इसे कैद कर रखा है तो तुमने कब छुड़ाने की कोशिश की? नजमुद्दीन अय्यूब ने शिरको का तंज उसी पर उलट दिया। मुझे इंतजामी मामलात से फुर्सत ही नहीं मिलती कि किसी और तरफ देख सकूं। चचा को भतीजे पर हर तरह का हक होता है। तुमने कब तवज्जो की? नजमुद्दीन ने शिरको को जवाब देकर अपने दिल की जैसे पूरी भड़ास निकाल डाली। हकीकत यह है कि नजमुद्दीन अय्यूब या उसके भाई असदुद्दीन शिरको में से किसी ने भी सलाहुद्दीन की तरफ से बेतवज्जो ही नहीं बरती। यह भी नहीं कि सलाहुद्दीन में जोहरे काबिल ना था या नजमुद्दीन ने उसकी सिपागरी की तरबियत में कोई कसर बाकी रखी थी। नजमुद्दीन उस बेटे की पैदाइश के साथ ही तकरीद को हमेशा के लिए छोड़ आया था। अमीर इमादुद्दीन जंगी ने जल्द ही उसे और असदुद्दीन शिरको को माकूल काम पर लगा दिया था। उस वक्त सलाहुद्दीन की उम्र ही क्या थी। किला बालबक की किलादारी मिलते ही नजमुद्दीन अय्यूब की किस्मत जाग गई थी और उसने सलाहुद्दीन की तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन उस्ताद मुकर्रर कर दिए थे। सलाहुद्दीन की खुशकिस्मती या बदकिस्मती से अमीर इमादुद्दीन जंगी का कत्ल उस वक्त हुआ जब सलाहुद्दीन की उम्र सिर्फ 8-9 साल की थी। फिर नजमुद्दीन को बालबक छोड़ के दमिश्क आना पड़ा। दमिश्क में हर किस्म के अहले हुनर और अलूम फ़नून के माहिर मौजूद थे। सलाहुद्दीन ने दमिश्क के अहले इल्म और अहले फ़न से भरपूर इस्तेफादा किया, लेकिन इसका क्या किया जाए कि सलाहुद्दीन को अपने हासिल किए हुए फ़न का अमली मुजाहरा करने का मौका न मिल सका। बालबक के क़याम के दौरान से फिर दमिश्क में आने तक सलाहुद्दीन ने उम्र की सिर्फ 9 मंजिलें तय की थी, जिसे बचपन और लड़कपन ही कहा जा सकता है। फिर जब नजमुद्दीन अय्यूब को दमिश्क की सिपह सलारी और बाद में गवर्नरी मिली तो भी उसे किसी ऐसे मैदान जंग में ना उतरना पड़ा जहां वो सलाहुद्दीन के जौहर देख सकता।
इस तरह इल्म फ़न का वो ज़ख़ीरा जो सलाहुद्दीन ने बालबक और दमिश्क के उस्तादाने फ़न से हासिल किया था, उसका इजहार निजी महफिलों या मकामी मुकाबलों में होता रहा और सलाहुद्दीन के मुकाबिल आने वाले खुलकर उसका मुकाबला ना कर सके। इधर पहले ही दिन जब असदुद्दीन शिरको ने सलाहुद्दीन को एक जवान के रूप में देखा तो उसे सलाहुद्दीन के अंदर छुपे हुए वो सिपाहियाना जौहर नजर आ गए जो उस उम्र के जवानों के लिए जरूरी होते हैं। इस तफसील के बयान करने का मकसद ये था कि सलाहुद्दीन को हालात ने कुछ ऐसा दबा रखा था कि वो मुकम्मल सिपागरी का हक हासिल करने के बावजूद अपनी खुफिया सलाहियतों को जाहिर ही ना कर सका। इससे दुश्मनों ने यह नतीजा निकाला कि सलाहुद्दीन 25 या 27 साल की उम्र तक एक हद दर्जा नाकारा जवान था। सलाहुद्दीन के एक मगरबी सवानह निगार मिस्टर लैनपोल ने अगर सलाहुद्दीन की जिंदगी और कारनामों पर बड़ा तबसरा किया है, लेकिन उसका कलम हर 10 सफ़ात के बाद यह कहते नहीं थकता कि सलाहुद्दीन 27 साल तक एक निकम्मा जवान रहा। वो महल के गोशों में छुपा सर्फ और नहव की गुत्थियां सुलझाया करता था और उसके चेहरे मोहरे से यह कतई अंदाजा ना होता था कि वो मुस्तकबिल करीब में सलीबी जंगों का सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरेगा। सलाहुद्दीन की आंखों की सहर तराजी की तारीफ उसके दोस्त और दुश्मन सब ही करते हैं। शिरको और नजमुद्दीन की मुलाकात तकरीबन रोज ही दरबार में होती थी, लेकिन सलाहुद्दीन उसे कम ही नजर आता था, सिवाय इसके कि शिरको सरकारी तौर पर नजमुद्दीन के महल पर उससे मुलाकात के लिए आए। अच्छा, मैं सलाहुद्दीन को साथ लिए जा रहा हूं। शिरको काफी देर से सोचों में गुम था, फिर यकायक उसने सर उठाकर नजमुद्दीन अयूब से कुछ इस तरह कहा जैसे सलाहुद्दीन खुद उसका बेटा हो। नजमुद्दीन ने चौंक कर उसे देखा। क्या वाकई तुम सलाहुद्दीन को साथ ले जाओगे? नजमुद्दीन को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, मैं इसे ले जाऊंगा और हमेशा के लिए ले जाऊंगा। शिरको ने जोर दे के बड़े पुरयकीन लहजे में जवाब दिया। ठीक है, कल मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। नजमुद्दीन ने भी फैसला कर लिया था। शिरको जाने के लिए खड़ा हो गया। नजमुद्दीन ने एतराज किया, क्या अपनी भाभी से नहीं मिलोगे? क्यों नहीं, उन्हीं के पास तो जा रहा हूं। और शिरको जनान खाने की तरफ बढ़ गया। बेगम नजमुद्दीन भी शिरको का इंतजार कर रही थी। उन्होंने शिरको को देवर की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह पाला था। पालने की तबीयत से सब वाकिफ हैं। पाला हुआ बच्चा ख्वाह अपना हो या पराया अपना ही बन जाता है। लेकिन जिस दिन से शिरको ने किला तकरीत में एक शख्स का कत्ल किया था, उस दिन शिरको की तरफ से दिल में ऐसी गिरह पड़ी थी जो किसी तरह भी खुलने का नाम ना लेती थी। शिरको को भी उसका इल्म था। उसका और बेगम नजमुद्दीन अयूब का जब भी सामना होता तो शिरको उसके रास्ते में बिछ बिछ जाता, लेकिन दोनों के दरमियान जो खलीज पैदा हो गई थी वो भरने को ना आ रही थी। बेगम नजमुद्दीन का सामना होते ही शिरको ने सलाहुद्दीन का सहारा लिया। भाभी, मैंने आपके सलाहुद्दीन को अपना बेटा बना लिया है। बेगम नजमुद्दीन समझ गई कि शिरको को आज कोई खास जरूरत आ पड़ी है, इसीलिए वो खुशामदाना अंदाज इख्तियार कर रहा है। जैसा कि कहा गया है कि शिरको को नजमुद्दीन और उनकी बीवी ने अपने बच्चे की तरह पाला था, शिरको भी उन्हें अपने वालिदैन ही समझता था और अक्सर बच्चों की तरह जिद या खुशामद करता था। आज भी उसका अंदाज कुछ उसी तरह का था, लेकिन जब उन्हें तकरीर से निकलना पड़ा था वो शिरको की कोई बात ना मानती थी और कोशिश करती थी कि उसका सामना ही ना हो। उस वक्त भी जब उन्हें मालूम हुआ कि शिरको आए हुए हैं तो उसने उसके सामने आने से गुरेज किया, लेकिन शिरको पहले सीधा उसके कमरे में गया और जब वो ना मिली तो महल के मुख्तलिफ कमरों में इधर उधर घूमता रहा। नजमुद्दीन उसके साथ थे और दोनों बातें करते जाते थे। उधर जब बेगम नजमुद्दीन को यकीन हो गया कि शिरको उसके महल से चला गया है तो वो उस छोटे कमरे से निकल आई जहां छुपी हुई थी और शिरको ने उन्हें बगैर सलाम किए सलाहुद्दीन के बारे में अपने जज्बात से आगाह किया। बेगम नजमुद्दीन अचानक उसे अपने सामने देख के परेशान हो गई। घबराहट छुपाते हुए बोली, जरूर ले जाओ, मैंने तुम्हें किस बात से रोका है? मैंने अगर रोका भी तो ये तुम्हारे भाई तुम्हारी बात कब टालेंगे? भाभी, शिरको ने बड़े दुख से कहा, आप अब तक मुझसे नाराज हैं। खुदा के लिए अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर लीजिए। मेरा दिल बिल्कुल साफ है सूबेदार। बेगम नजमुद्दीन का दिल साफ नहीं हुआ था। भाभी, फिर वही जली कटी। खुदा की कसम, मैं आपको अपनी मां की तरह इज्जत करता हूं। शिरको के लहजे और आवाज में गम मिल गया था। बेगम नजमुद्दीन घबरा गए। खुदा के लिए कुछ सोचो, शिरको हमारे मेहमान हैं। मैं क्या कह रही हूं इन्हें? बेगम नजमुद्दीन का दिल किसी तरह साफ ना हो रहा था। ये अपने दिल के मालिक हैं, हमेशा अपनी मर्जी करते हैं, जो चाहें करें, मैं इन्हें रोक सकती हूं भला? शिरको को क्या सूझी, जल्दी से भाभी के सामने पहुंचे और हाथ जोड़ के खड़े हो गए।
भाभी, अब मैं ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। बेगम नजमुद्दीन भी परेशान हो गई। सलाहुद्दीन उनके पास आकर खड़ा हो गया था। वो पिछले हालात से वाकिफ ना था। माँ का तंज भरा लहजा और शिरको का इस तरह माफी मांगना, उसने माँ का दामन पकड़ लिया। अम्मी हजूर, चचा हजूर से आप क्यों खफा हैं? ये आपसे माफी मांग रहे हैं, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं सलाहुद्दीन। बेगम ने हल्के से सलाहुद्दीन को झिड़क दिया, फिर शिरको को मुखातिब किया। शिरको, होश में आओ, मुझे क्यों जलील करना चाहते हो? अभी तो सलाहुद्दीन ने सवाल किया है, कोई कनीज इधर आ गई तो आज तो मैं फैसला करके ही जाऊंगा। शिरको ढीठ बन गया। आप जब तक अपना दिल साफ नहीं करेंगी, मैं इसी तरह खड़ा रहूंगा। शिरको, तुम सूबेदार हो, आप भी तो गवर्नर दमिश्क की बेगम है। मैं छोटा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, आप ही से पूछा जाएगा। शिरको अड़ा खड़ा रहा। नजमुद्दीन को शायद शर्म आ गई, बोले, चलो बेगम, छोड़ो भी। शिरको को तुमने सलाहुद्दीन ही की तरह पाला पोसा है। और बेगम नजमुद्दीन के मुंह से एक सर्द आह निकल गई और आंखें भर आईं। शिरको की आंखें भी नमनाक हो गईं। सलाहुद्दीन यूं ही रो रहा था। बेगम ने फरते मोहब्बत से हाथ फैला दिए और शिरको, जिसके सामने के बाल सफेद हो चले थे, सर झुकाकर भावज की आगोश में यूं समा गया जैसे छोटा बच्चा मां से लिपट जाता है। तमाम गिले शिकवे खत्म हो गए। दोनों भाइयों और उनके खानदान के लिए यह मंजर बड़ी खुशी का बायस था। नजमुद्दीन और शिरको में बज़ाहिर कोई इख्तलाफ ना था, लेकिन उस वक्त शिरको के माफ़ी मांगने का यह असर हुआ कि ना सिर्फ बेगम नजमुद्दीन का दिल साफ हो गया, बल्कि सलाहुद्दीन को भी यह मालूम हो गया कि दोनों भाइयों और देवर भावज में किस कदर मोहब्बत और खलूस है। भाभी, अब तो इजाज़त है कि मैं सलाहुद्दीन को अपने साथ ले जाऊं, शिरको ने लजाजत से कहा। बेगम नजमुद्दीन ने शोहर की तरफ देख के कहा, ज़रूर ले जाओ, लेकिन यह ख्याल रहे कि सलाहुद्दीन मुझे बहुत प्यारा है। ममता तो हर बच्चे से प्यार करती है, लेकिन बच्चे के मुस्तकबिल का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। शिरको ने बड़े मोहतात लहजे में कहा, मेरा ये मतलब नहीं कि आप लोग इसका ख्याल नहीं रखते, बल्कि कहना यह है कि माहौल तब्दील होने से सलाहुद्दीन की खुफिया सलाहियतों को तेज़ी से बेदार होने का मौका मिलेगा। वो किस तरह? बेगम नजमुद्दीन ने तलखी से सवाल किया। शिरको ने खुद को संभाला। भाभी, दरअसल दमिश्क की आबो हवा बहुत फरत अफजा है, इंसान की तबीयत ख्वामखा बोझल हो जाती है। तुम इसे ले जाके कहाँ रखोगे? क्या दमिश्क से कहीं बाहर? बेगम नजमुद्दीन को इस बात पर हंसी आ गई थी कि शिरको को कोई और बात नहीं सूझी, तो उसने आबो हवा का बहाना बनाया था। शिरको कुछ खिसियाना हो गया। नहीं भाभी, सलाहुद्दीन रहेगा दमिश्क ही के इलाके में, लेकिन मेरी मौजूदगी की वजह से इसकी तबीयत बोझल नहीं होगी। ले जाओ भाई, ले जाओ। बेगम नजमुद्दीन हंसने लगी। क्यों बेकार के बहाने बना रहे हो? शिरको ने जवाब दिया, भाभी, दरअसल मैं ये चाहता हूं कि सलाहुद्दीन की तलवार हर महीना 1-2 बार इंसानी खून का मजा चखती रहे। ठीक है, बेगम नजमुद्दीन ने इजाजत दे दी, लेकिन यह ख्याल रहे कि इस तलवार को बाजारी गुंडों का खून चखने की आदत ना डालना। भाभी, आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। फिर शिरको ने भाई की तरफ देखा। भाईजान, आपने देखा भाभी तकरीर के उस वाक़े को अभी तक नहीं भूली? ना भाई, मैं देवर भावज के मामले में दखल देने वाला कौन? नजमुद्दीन अय्यूब ने अपना दामन साफ बचा लिया। तुम जानो और तुम्हारी भावज। अच्छा, मैं कल परसों तक फिर आऊंगा, इस दौरान मैं सुल्तान से गुफ्तगू कर लूंगा। शिरको ये कहते हुए वापसी के लिए चला। बेगम नजमुद्दीन ने फौरन तंज किया, तुमसे अच्छे तो गैर होते हैं जो किसी के घर जाके बगैर कुछ खाए वापस नहीं जाते। शिरको ऐसा खजल हुआ कि कई घंटे भाभी के पास ठहरा रहा, फिर खाने के बाद वापस हुआ। मैं सुल्तान की खिदमत में एक जानिसार पेश करना चाहता हूँ। आखिर असदुद्दीन शिरको ने खलवत की एक महफिल में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से अर्ज किया। सुल्तान ने चौंक कर शिरको को देखा, फिर सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। शिरको घबरा गया। उसकी समझ में न आया कि सुल्तान फिक्रमंद क्यों हुआ। अभी तो उसने किसी का नाम भी नहीं लिया था। उसने जुर्रत करके कहा, सुल्तान आली मकाम को अगर गुलाम की अर्ज़ेदाश्त से तकलीफ पहुंची हो तो ज़राए करम नवाजी माफ़ फरमाया जाए। सुल्तान ने एक लंबी सांस ली, शिरको को देखा और बोला, हम सोच रहे हैं कि तुमने ये अर्ज़ेदाश्त पहले क्यों ना पेश की। अब शिरको सोच में पड़ गया। उसने किसी का नाम तो लिया ही ना था, फिर सुल्तान को इस कदर तरद्दुद क्यों हुआ? कहीं दुश्मनों ने उसके खिलाफ सुल्तान के कान तो नहीं भरने शुरू कर दिए हैं? शिरको ने आजिज़ी से कहा, आलीजा, खादिम ने अर्ज़ेदाश्त की तफसील तो बयान ही नहीं की, फिर मिजाज आली फ़िक्र में क्यों डूब गया? सुल्तान मुस्कुराए, हम तुम्हारी अर्ज़ेदाश्त की तफसील जानते हैं। जी आलीजा,
और शीरको का हैरत से मुंह खुल गया। क्या तुम्हारी अर्ज़-ए-दाश्त गवर्नर दमिश्क के बेटे के बारे में नहीं है? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शीरको की हैरानी में और इजाफा कर दिया। दुरुस्त है सुल्तान आली मकाम, शीरको ने इकरार किया, लेकिन गुलाम ने इससे पहले तो कभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। शीरको, मुश्क अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, ज़रूरी नहीं कि अत्तार उसकी तारीफ करे। सुल्तान ने बड़े खुशगवार अंदाज से कहा, नजमुद्दीन का बेटा सलाहुद्दीन आजकल हमारे दरबारी उमरा की गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है और तुमने उसे पेश करने में 1 हफ्ता लगा दिया। आलीजा, मैं सिर्फ 1 हफ्ता पहले सलाहुद्दीन। शीरको कहते कहते एकदम रुक गया। उसने सोचा कि सुल्तान ने भी तो यही कहा था कि तुमने उसे पेश करने में 1 हफ्ता लगा दिया। इसका मतलब है कि सुल्तान के जासूसों ने उसकी और नजमुद्दीन की मुलाकात की पूरी तफसील से सुल्तान को पहले ही आगाह कर दिया है। चुप क्यों हो गए शीरको? सुल्तान के चेहरे पर एक शौक मुस्कुराहट थी। ये सही है कि हमें सलाहुद्दीन के बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है और बाज़ बातें ऐसी मालूम हुई हैं जिनकी तस्दीक के हम बेचैन हो रहे हैं। गुलाम शर्मिंदा है, मुझे इल्म ना था कि आलीजा उसे देखना चाहते हैं। शीरको ने इंकसारी से काम लिया। जब हुक्म हो उसे हाजिर खिदमत किया जाए। मैं इजाज़त लेने ही वास्ते आया था। कब पेश करना चाहते हो उसे? कल कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाएगा। कल? सुल्तान ने एक लम्हा तवक्कुफ किया। खैर ठीक है, कल उसे साथ लेके आना। तुम भी तैयार रहना शीरको, शायद हमें एक लंबे सफ़र पर जाना पड़े। जी आलीजा। शीरको को हैरत का एक दौरा पड़ा। आज सुल्तान की हर बात पुरअसरार थी। शीरको सुल्तान से कुछ और ना पूछ सका, लेकिन सुल्तान ने एक जुमला कहकर उसे मुतमईन कर दिया। सुल्तान का जुमला कुछ इस किस्म का था, इत्मीनान रखो, कल सब कुछ मालूम हो जाएगा। शीरको इस कदर तज़ब्ज़ुब और उलझनों का शिकार हुआ कि उसके सर में दर्द होने लगा। शाम को सुल्तान ने दरबार ख़ास मुनक्किद किया था, लेकिन शीरको उसमें शरीक ना हो सका। उसने अपने गुलाम ख़ास को सुल्तान की खिदमत में भेजा और अपनी नासाजी तबे की वजह से इजलास में शिरकत से माजरत की। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को असदुद्दीन शीरको और नजमुद्दीन अयूब दोनों सरदार इस कदर अजीज थे कि उनकी दिल आज़ारी उसे किसी तौर मंजूर न थी। इसके अलावा सुल्तान हर मामले में शीरको से ज़रूर मशवरा करता था। शाम का इजलास भी उसने एक ख़ास मशवरे के लिए तलब किया था, लेकिन जब शीरको के गुलाम ने हाजिर होकर शिरकत से माजरत का इजहार किया, सुल्तान ने उसी वक्त 2 अहकाम जारी किए। अव्वल ये कि शाही तबीब फ़ौरन शीरको के पास जाए और उसका माकूल इलाज करे। दोम ये कि शाम के दरबार ख़ास को मनसूख कर दिया गया। सुल्तान ने सोचा था कि शाम के इजलास में वो उस मसले पर उमरा और वुज़रा से मशवरा करेगा जिसके सिलसिले में उसने शीरको को इशारा किया था कि शायद उसे भी कल दूर के सफ़र पर जाना पड़े। असल मशवरा तो उसे शीरको से करना था। जब शीरको ही शाम के दरबार में शरीक नहीं हो रहा तो इजलास की क्या ज़रूरत है? शीरको कल आएगा तो उससे गुफ्तगू हो जाएगी। असदुद्दीन शीरको इस फिक्र में गलता वापस आ रहा था कि रास्ते में अमीर नसरुद्दौला मिल गया। शीरको ने उसे देख के घोड़ा रोक लिया। नसरुद्दौला कुछ परेशान था। शीरको ने दरियाफ्त किया, क्या बात है नसर, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? मैं आपकी तरफ जा रहा था अमीर असदुद्दीन, अमीर नसर ने रुंधी हुई आवाज में कहा। शीरको ने उसे तसल्ली दी, घबराओ नहीं अमीर, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अमीर नसरुद्दौला आजिज़ी से बोला, आपको जहमत तो होगी, मेरी हवेली पर तशरीफ़ ले चलिए, वहीं बैठ के इत्मीनान से बातें होंगी। शीरको का जहन परेशान था। उसने जवाब दिया, अमीर नसर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम शाम को मेरी तरफ आ जाओ? इस वक्त मेरा जहन कुछ परेशान है। मैं आपसे ज़्यादा परेशान हूँ अमीर। अमीर नसर गिड़गिड़ाने लगा। खैर कोई बात नहीं, शाम को हाजिर होऊंगा। असदुद्दीन शीरको अगरचे बड़ा सख्त मिजाज इंसान था, लेकिन था बड़ा साहिब दिल, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसे अमीर नसर के मुनकसिर मिजाज से यकीन हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अगर उसकी ज़रूरत फ़ौरन पूरी ना की गई तो ये कोई गलत कदम भी उठा सकता है। शीरको ने पूछा, नसर, मेरी बात शायद तुम्हें नागवार गुजरी है, मुझे अपने रवैये पर अफसोस है। नहीं अमीर, नसर ने फ़ौरन फिदवियाना तरीके से कहा, आप जैसे जलीलुल कदर अमीर से बहस करके कौन जिंदा रह सकता है? मैं तो आप ही को सुल्तान समझता हूँ। ठहरो नसर। शीरको ने हाथ के इशारे से भी उसे रोका, फिर घोड़ा बढ़ाकर उस सवार के पास पहुंचा जो अभी अभी उन दोनों के करीब से गुजरा था। शीरको को अपने सामने देखकर सवार के हाथ पैर फूल गए। वो घोड़े से उतर पड़ा।
مجھے معاف کر دیجیے امیر، سوار نے عاجزی سے کہا۔ اب ایسی غلطی نہ ہوگی، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، شیرکو نے نرمی سے جواب دیا۔ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور میرے ساتھ ساتھ چلو۔ پیادہ پھر سوار بن گیا اور شیرکو کے پیچھے چلنے لگا۔ امیر نصر کے پاس پہنچ کر شیرکو نے اس سوار سے دریافت کیا، تم کس کے حکم سے میرا تعاقب کر رہے ہو؟ امیر محترم، میں شاہی جاسوس ہوں، میرا ہر کام سلطان کے حکم کے تحت ہوتا ہے، جاسوس نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ شیرکو ذرا جھجکا۔ امیر نصرالدولہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ شیرکو نے سنبھل کے کہا، اگر سلطان کے جاسوس ہو تو پھر مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا پیچھا کرو، میری جاسوسی کرو، لیکن اس طرح کہ تم پہچانے نہ جاؤ۔ میں نے پہلی ہی نظر میں تمہیں پہچان لیا تھا۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم 2 بار میرے قریب سے گزرے ہو۔ مجھے معاف کر دیجیے امیر، اب ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جاسوس کی شرم کی وجہ سے نظریں نہ اٹھتی تھی۔ معافی کی کوئی بات نہیں، شیرکو کا لہجہ بڑا نرم تھا۔ اب تم مل ہی گئے ہو تو پوری بات تمہارے ہی سامنے ہوگی، لیکن میں بس خاموشی سے ہماری گفتگو سنتے رہو۔ شیرکو نے اسے خاموش کر دیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ امیر نصر بری طرح کانپ رہا تھا۔ شیرکو نے بات شروع کی، میرے ساتھ جو امیر ہیں ان سے واقف ہو؟ جی نہیں، میں انہیں نہیں جانتا، جاسوس نے ڈرے ڈرے لہجے میں جواب دیا۔ تو سنو، یہ ہیں امیر نصرالدولہ، کسی الجھن میں گرفتار ہیں، اسی سلسلے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، شیرکو نے بڑے اطمینان سے کہا۔ جاسوس نے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ امیر شیرکو، آپ ان کی سنیے اور الجھن دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے فرائض منصبی میں یہ داخل نہیں کہ کسی امیر کی ذاتی الجھن کی رپورٹ حضور عالی تک پہنچاؤں۔ شیرکو نے اسے فوراً ٹوکا، لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ امیر نصرالدولہ کی الجھن ذاتی ہے؟ ممکن ہے اس کا تعلق ملک یا سیاست سے ہو؟ جاسوس بھی بڑا ذہین تھا، اس نے فوراً جواب دیا، امیر محترم، مجھے اندازہ ہے کہ 2 امیر کسی سیاسی مسئلے پر سر راہ گفتگو نہیں کرتے، پھر آپ تو ان امیروں میں ہیں جن کی وفاداری شک و شبہ سے بالا ہے۔ خوب، شیرکو نے پھر گرفت کی، تم میری وفاداری کو شک و شبہ سے بالا تر کہہ رہے ہو، پھر بھی میرا پیچھا کر رہے ہو؟ جاسوس نے گردن جھکا کر پشیمانی کے لہجے میں کہا، امیر اسد الدین، دراصل میں آپ کے ساتھی امیر سے واقف نہ تھا۔ ان کا لباس بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ ان پر غیر ملکی ہونے کا شبہ ہوتا ہے، اسی شبہ کی بنا پر میں ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ امیر شیرکو، امیر نصر نے دخل دیا، دراصل میرا لباس ہی میرا المیہ ہے، میری ٹوپی دور سے پکارتی ہے کہ میں ایرانی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں ایرانی نسل ہوں۔ سلطان علی مقام مجھ غریب پر بہت مہربان ہیں، مگر درباری امراء روز کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ شیرکو مسکرایا، وہی تو سننا چاہتے ہیں، آج کل آپ کے ساتھ کون سا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ بات تو کچھ بھی نہیں ہے امیر، بس فتنہ پردازوں نے بتنگڑ بنا دیا ہے۔ امیر نصر نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میرا بیٹا ظفر جوان ہے، میں اس کی شادی اپنے خاندان میں کرنا چاہتا ہوں، بس دشمنوں نے ایک ایک کی ہزار باتیں بنا دی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سلطان معظم سے میں نے ظفر کی شادی کی اجازت مانگی تھی، پھر کیا ہوا؟ سلطان نے انکار کر دیا۔ شیرکو نے امیر نصر کو گھور کر دیکھا۔ امیر نصر نے روتی آواز میں کہا، عالی جا کھل کے انکار بھی نہیں کرتے اور اجازت بھی نہیں دیتے، 4 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور میں بیچ میں لٹکا ہوا ہوں۔ میں نے ہر طرح سے سلطان کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا ہے، لیکن سلطان نے جواب کیا دیا؟ شیرکو الجھنے لگا، ہر مہینے کہہ دیتے ہیں کہ اگلے ماہ بارات لے کے جانا، اور امیر نصر کے آنسو جھلک آئے۔ پھر اس میں درباری امیروں کا کیا قصور ہے؟ شیرکو نے امیروں کی طرفداری کی۔ امیر نصر آنسو پونچھتے ہوئے بولا، انہی لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے کان بھر دیے ہیں کہ امیر نصر فارس والوں کا جاسوس ہے۔ استغفر اللہ! امیر شیرکو کو غصہ آ گیا، کیسی چھوٹی طبیعت کے لوگ ہیں یہ، انہیں انسانی اقدار اور جذبات کا کوئی احساس نہیں۔ امیر نصر نے کوئی جواب نہ دیا۔ شیرکو چند لمحے بعد بولا، ذل سبحانی، کسی کو جائز حق سے محروم نہیں رکھتے، تم فارس جانے کی تیاری کرو، میں تمہیں اجازت دلا کے رہوں گا۔ پھر شیرکو نے جاسوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر کوئی پریشانی ہوئی تو اپنا یہ دوست کام آئے گا۔ جاسوس نے اظہار اطاعت کے طور پر یا اظہار شرمندگی کی خاطر فوراً سر جھکا دیا۔